Hello, good morning, everybody. Once again, I am Asutosh with the new topic. Most of the students think that physics is very much difficult to understand, but that's not the fact. It is very easy, it may be very interesting if you follow certain steps. अगर आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो फिजिक्स का स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है और बहुत ही सिंपल हो जाता है. Just as you cannot go to the roof of a house in a single jump, you have to follow the staircase or you have to take a lift. Is it a fact or not? Similar is the study of physics. Here you have to study it step by step. I am giving you certain tips. हम फिजिक्स के स्टडी को सिंपल बनाने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहला स्टेप होगा कि हम इसे टॉपिक वाइज पढ़ें. 3 स्टेप्स. पहला स्टेप है कि टॉपिक वाइज स्टडी. टॉपिक वाइज स्टडी हम एक बार में एक ही टॉपिक सिलेक्ट करें और हमारे पास जो भी बुक है उनसे उसको पढ़ने की कोशिश करें और एक एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें. जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तब इस टॉपिक पे हम 20 टू 25 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें. सेकेंड स्टेप, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें 20 से 25. इससे क्या होगा कि उस टॉपिक का हमारा सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम थर्ड स्टेप में फॉलो करेंगे कि हम जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हम उसका टेस्ट दें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तब इससे ये पता चलेगा कि मेरा ये टॉपिक अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं इजीली, इसका मतलब कि आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. तो इस तरह से जब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे. ओके, तो इस तरह से हम फिजिक्स का स्टडी अगर टॉपिक वाइज करते हैं और कोई भी इंटरमीडिएट टॉपिक को हम एस्केप नहीं करते हैं तो फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सिंपल हो जाता है और बहुत ही इजी वे में हम सारे कंसेप्ट को बिल्डअप करते चले जाते हैं. तो मेरा ये गाइडलाइंस है कि आप स्टडी फिजिक्स का टॉपिक वाइज करें. एक टॉपिक उठाएं और उसे कंप्लीट करें और तभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं. एक ही बार में पूरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश ना करें. कोशिश हमेशा टॉपिक वाइज करना है. तो इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है कि फिजिक्स का स्टडी बहुत ही सिंपल हो जाए. मैं कोशिश करता हूँ कि आपको फिजिक्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ और हर टॉपिक को सिंपल बना पाऊँ. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. चैप्टर 1, क्लास 11th चैप्टर 1, and that is units and measurement. ये पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. तो हम आज यहाँ से ही स्टार्ट कर रहे हैं. तो हम सबसे पहले एक टर्म डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी. क्वांटिटी क्या है? तो क्वांटिटी हम लोग जान रहे होंगे, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड. ऐसा कोई भी चीज़ जिसको हम लोग मेजर कर सके एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स. एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकें और एक्सप्रेस भी कर सकें. मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, और उसको एक्सप्रेस कर सके. तो जैसे एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, और उसको संख्याओं में हम एक्सप्रेस कर सकें. तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसे हम नाप सकेंगे और एक्सप्रेस कर सकेंगे
उन सब का नाम हम लोग क्वांटिटी देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, हम लेंथ नाप सकते हैं, हम मास मेजर कर सकते हैं, हम टाइम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो मेजर कर सके। और डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे एंगर हम मेजर नहीं कर सकते हैं कि हम में कितना गुस्सा है, हम में कितना फियर है, हम ये सब चीज़ मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम क्वांटिटी का नाम नहीं देंगे। इट विल नॉट बी योर क्वांटिटीज। ओके, तो फर्स्ट term is quantity. Now I will define what is physical quantities. Physical quantities क्या है? तो नाम से ही स्पष्ट है। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स व्हाट? तो जो क्वांटिटी फिजिक्स में यूज हो, तो हम लिख सकते हैं क्वांटिटीज यूज्ड इन आवर फिजिक्स। क्वांटिटीज यूज्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम जितने भी टर्म्स को यूज करें, उन सारे टर्म्स का नाम हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स क्वांटिटीज यूज्ड इन फिजिक्स। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ विच डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। फिजिक्स के डिफरेंट लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें इन फिजिकल क्वांटिटीज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम एक एग्जांपल पे लें कि न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग जानते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम जानते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यू नो दैट एफ इज इक्वल टू ए में होता है, जहाँ एफ फोर्स है, एम मास है और ए एक्सीलरेशन। तो देयर आर थ्री डिफरेंट टर्म, फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन। तो अगर ये तीन टर्म नहीं होता तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इन तीनों टर्म की ज़रूरत हमें पड़ी तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ को एक्सप्रेस कर पाए। तो ऑल दीज टर्म्स विल बी कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहा गया? तो आप देखते हैं बच्चों का खिलौना होता है, अलग अलग ब्लॉक होता है जिनको वो लगा के तरह तरह का डिज़ाइन बनाते हैं। तो हमें भी जब फिजिक्स का डिज़ाइन बनाना है, फिजिक्स में डिफरेंट लॉज को एक्सप्रेस करना है, तो हमें डिफरेंट टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी और इन सारे टर्म्स को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस फिजिकल क्वांटिटीज को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम हम लोग देंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या इसे हम लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और सेकेंड होगा जिसका नाम हम लोग देंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? तो नाम से ही स्पष्ट है। फंडामेंटल मीन्स ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, ये फंडामेंटल है, ये किसी दूसरे टर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करे, तो हम डिफाइन कर सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend, which do not depend upon any other physical quantities, which do not depend upon any other physical quantities, जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट नहीं हो। और चूँकि ये दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है इसलिए दूसरे की सहायता से हम इसको डिराइव भी नहीं कर सकते हैं। तो कैनॉट बी डिराइव्ड, कैनॉट बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ अदर्स, कैनॉट बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ अदर्स, with the help of others.
जिसको दूसरे की सहायता से हम डिराइव भी नहीं कर सकते। तो इन टर्म्स को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। तो कौन कौन सा टर्म फंडामेंटल है? तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इनिशियली ओनली 3 टर्म्स आर टेकन एज फंडामेंटल। शुरू में हम सिर्फ 3 ही टर्म को फंडामेंटल माने थे। चूँकि शुरू में स्टडी मैकेनिक्स से शुरू हुआ था, फिजिक्स का डेवलपमेंट, और इस मैकेनिक्स में हमें सिर्फ 3 टर्म की ज़रूरत पड़ी, लेंथ का, मास का और टाइम का। लेंथ, मास एंड टाइम, ये 3 ही फंडामेंटल शुरू में माना गया। ठीक है। और इस 3 के बाद हम फिजिक्स में जितने भी टर्म्स को यूज करेंगे सबको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहा गया। बाद में हम इस 3 की संख्या को बढ़ा के 7 भी करेंगे जब हम लोग ऐसा यूनिट पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में आएंगे तब। शुरू में जब स्टार्ट हुआ तो मेरा 3 ही फंडामेंटल था, लेंथ, मास एंड टाइम। ओके। अब देखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो नाम से ही स्पष्ट है, डिराइव्ड। डिराइव्ड मीन्स व्हाट? मीन्स इट हैज़ बीन डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ अदर्स। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे निर्भर करे और जिसको हम लोग फंडामेंटल की सहायता से डिराइव कर सके। मीन्स डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल। पहला चीज़, वैसा फिजिकल क्वांटिटी which depends upon fundamental physical quantity. And second thing, that since it depends upon fundamental, so can be derived with the help of fundamental, can be derived, और इसको हम लोग फंडामेंटल की सहायता से डिराइव भी कर सकते हैं। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंडेंट हो और जिसको हम फंडामेंटल की सहायता से डिराइव कर सकें, वो सारा फिजिकल क्वांटिटीज मेरा डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखें कि डिराइव क्या है। तो हम देखें पहला एग्जांपल, मान लीजिए हम एरिया लेते हैं। तो एरिया लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो एरिया निकालने के लिए हम लोग लेंथ में ब्रेथ से गुना करते हैं। लेंथ और ब्रेथ को गुना करते हैं तो मेरा एरिया निकल जाता है। अब देखिए एरिया जो है, लेंथ जो है और ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही है। लेंथ और ब्रेथ में अंतर क्या है? जैसे रूम की लंबाई नापनी है तो हम 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालते हैं, और ब्रेथ निकालना है तो इसमें भी हम 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालते हैं। दोनों में हम एक ही काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली दोनों ही मेरा एक ही काम है, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना। इट मीन इट इज़ सिंपली लेंथ इनटू लेंथ। नाउ इट इज़ लेंथ स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि एरिया क्या है। तो एरिया एक्चुअली लेंथ पे डिपेंडेंट है, और ये लेंथ मेरा एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम फोर्स की बात करें। फोर्स क्या है? तो फोर्स आप न्यूटन सेकेंड लॉ से जान रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, यू नो दैट। अब देखिए कि मास आपका एक फंडामेंटल आ गया, अब एक्सीलरेशन बचा। तो हम एक्सीलरेशन को अब लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज व्हाट? तो एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम। यू नो दैट जो वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम इंटरवल में, वो मेरा एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम कहेंगे। तो हम जाना 2 टर्म फंडामेंटल आ गया, मास आ गया, टाइम आ गया, बच गया वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी को फिर चेंज करें तो मास बाय टाइम मेरा रह गया, और वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो चेंज वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, तो मास इनटू लेंथ हो गया, और नीचे हो गया टाइम इनटू टाइम, तो टाइम का स्क्वायर। ओके, तो यू कैन राइट मास इनटू लेंथ, और टाइम को अगर हम ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा टाइम का पावर -2। ओके, तो अब आप क्या देख रहे हैं? अब देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है
ये डिपेंडेंट है 3 टर्म पे, मास, लेंथ और टाइम। इसमें मास का पावर 1 आ रहा है, लेंथ का पावर 1 आ रहा है और टाइम का पावर -2 आ रहा है। ओके, तो हम फोर्स को क्या बोलेंगे कि फोर्स इज ए डिराइव्ड टर्म। ओके, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको अगर आप जितना भी टर्म यूज कर रहे हैं तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 नाम याद रखेंगे, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम। ये सिंपल है कि आपको 3 ही नाम याद रखना है, लेंथ, मास एंड टाइम। एंड जितना भी ये मेरा 3 फंडामेंटल हो गया, और जितना भी रेस्ट फिजिकल क्वांटिटीज है, जितना भी हम रेस्ट टर्म्स यूज करेंगे, ये सारा रेस्ट टर्म मेरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होगा। ओके, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब हम क्या सीखें कि क्वांटिटी क्या है और फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। अब हम कोई भी टर्म यूज करेंगे तो हमें उनका मेजरमेंट भी करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट इज व्हाट, हम पहले टर्म्स को समझ गए, अब टर्म्स को मेजर करेंगे और मेजर करके उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो व्हाट इज मेजरमेंट? तो मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट इज प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ये कंपेयर करने का काम है। प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, किसको कंपेयर करेंगे? तो प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। आपको जो भी चीज़ मेजर करना है उस क्वांटिटी को कंपेयर कीजिए। प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, जिस चीज़ को मेजर करना है उसको कंपेयर कीजिए। किससे कंपेयर कीजिएगा? तो विथ ए नोन रेफरेंस स्टैंडर्ड। नोन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड। अब इसको समझते हैं, नोन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड। ये क्या मेजरमेंट का पहले डिफिनीशन हो गया कि मेजरमेंट होता क्या है। तो मेजरमेंट कंपेयर करने का काम है। किसको कंपेयर करना है? तो जिस क्वांटिटी को आपको मेजर करना है उसको कंपेयर कीजिए। और किससे कंपेयर करना है? तो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए जो आपको पता हो, नोन। जैसे लेंथ नापना है तो लेंथ नापने के लिए आपको पता है 1 मीटर स्केल है। 1 मीटर स्केल है। सपोज आपको 2 मीटर कपड़ा खरीदना है, 2 मीटर क्लॉथ। तो आप क्या करेंगे? तो आप जब दुकान पे जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट 1 मीटर स्केल है। एक स्केल है जिसके 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको पता है कि यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो हम मीटर स्केल लेंगे और 2 बार कंपेयर करेंगे तो 2 मीटर हो जाएगा और वहाँ से हम कपड़ा कट कर लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, कपड़े का लेंथ हमको निकालना था, तो ये हो गया क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। और नॉन रेफरेंस स्टैंडर्ड 1 मीटर स्केल है जो हमको पता है कि यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। ऑफ द सेम काइंड, या ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सेम काइंड का मतलब है कि जैसा क्वांटिटी है, अगर लेंथ है तो हमें लेंथ ही लेना होगा, मास है तो हमें मास ही लेना होगा, और टाइम है तो टाइम ही लेना होगा। जैसे हम मीटर स्केल लेके आलू नहीं खरीद सकते हैं। 2 केजी आलू खरीदना है तो आलू खरीदने के लिए हमें 2 केजी का वाट होना चाहिए। टाइम मेजर करना है तो हम केजी लेके टाइम मेजर नहीं कर सकते हैं। टाइम मेजर करने के लिए हमें घड़ी चाहिए। तो हमें सेम काइंड का ही एक नॉन रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसी नॉन रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट का नाम देते हैं कि ये मेरा यूनिट है, जो हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है ये समझ गए। तो लेंथ नापने के लिए 1 मीटर स्केल है, मास मेजर करने के लिए मेरे पास केजी है, टाइम मेजर करने के लिए मेरे पास सेकेंड है।
ठीक है, और सारा भी यूनिट है। तो मेजरमेंट पहले क्या है ये हम लोग समझ गए। ठीक है, ये कंपेयर करने का काम है। अब हम जब भी मेजर करेंगे कोई भी क्वांटिटी को तो उसके मेजर को लिखेंगे कैसे? तो हम मेजर करके मेजर को लिखेंगे n इंटू यू। ठीक है, दो टर्म यूज करेंगे n एंड u, वेयर n इज व्हाट? तो n इज न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को बताएगा, कोई भी वैल्यू आएगा 20 30 जो भी आए। और u इज व्हाट? तो u स्टैंड्स फॉर यूनिट, यूनिट आ गया। यही आपका नॉन रेफरेंस स्टैंडर्ड है। जैसे हम सर्टेन एग्जांपल्स ले, जैसे लेंथ ऑफ द रूम, इस रूम की लंबाई कितनी है? तो हम लिखे 20 मीटर। ठीक है, तो ये 20 मेरा n हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू 20। और u क्या है? तो मीटर है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बता रहा है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है कि आपका जो यूनिट है वो कितनी बार आया है उस मेजरमेंट। तो यहाँ यूनिट मेरा है मीटर और n का वैल्यू है 20। इसका मतलब कि ये जो मीटर है वो मेरा 20 बार हम नापे हैं, 20 बार तब मेरा इस रूम की लंबाई मिली है। ठीक है, तो हम दो टर्म यूज करेंगे, n और u। ये लेंथ हो गया। सपोज आप मास मेजर करते हैं, सपोज आप मार्केट जाते हैं और 2 kg आलू लाते हैं, तो ये 2 kg, 2 kg पोटैटो। ठीक है, तो अब यहाँ भी आप दो टर्म यूज कर रहे हैं, दिस इज n एंड दिस इज u। तो जब भी हम कोई मेजर करेंगे, व्हाट इज द टाइम ऑफ योर क्लास? आपका टाइमिंग कितना है, कितने देर का क्लास चलता है? तो इट इज़ 1 आवर। तो 1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड आवर इज द यूनिट। तो जब भी हम कोई मेजर करेंगे और उस मेजरमेंट को जब एक्सप्रेस करेंगे तो यू विल हैव टू राइट टू टर्म्स, n इंटू यू। ओके, अब देखते हैं क्या है कि इस n और u में इन्वर्स रिलेशन है। n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u। n को, n और u में इन्वर्स रिलेशन है। अब हम इन दोनों को गुना करें। अब पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो n इज इक्वल टू k बाई यू, वेयर k इज ए कांस्टेंट, k एक कांस्टेंट है। ओके, तो नाउ यू कैन राइट nu इज इक्वल टू k। तो n और u का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट है, ये फिक्स है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं n1u1 इज इक्वल टू n2u2 इज इक्वल टू n3u3। इस तरह से आप जितना चाहें आगे बढ़ सकते। ठीक है, तो मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, तो हम अगर यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले, अगर हम 1 किलोमीटर यूज करें तो 1 किलोमीटर में कितना होगा? तो 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो फिर 100 से गुना कर लेना होगा, तो 2 जीरो और बैठा लेंगे, अब इतना सेंटीमीटर हो गया। तो अब देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो हमने यूनिट को चेंज किया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी 1 से बदल के 1000 हो गया। ओके, तो देखिए मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा है, तो जब हम बड़ा यूनिट लेते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाता है। एन और यू में उल्टा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। यूनिट बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा। देखिए यूनिट बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आ गया। और यूनिट अगर हम छोटा लेते हैं, मीटर छोटा यूनिट है, तो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो गया, 1000 हो गया, 1000। और हम छोटा यूनिट लेते हैं, अगर हम सेंटीमीटर सेलेक्ट करते हैं तो ये मेरा 1 लाख हो गया। ठीक है, तो n और u में इन्वर्स रिलेशन है, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। हम आज आपको फिजिकल क्वांटिटी और उसका मेजरमेंट बता दिए। अगले क्लास में फिर हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।